जितना तुम्हारे ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात हम पहले भी बोले थे, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। ईयर के क्वेश्चन जो है ना, पहले वहीं से स्टार्ट करोगे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, जब भी कोई पर्सन पेपर बनाएगा, ईयर के क्वेश्चंस ज्यादातर रिपीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात समझे? अब अगर मान लो कोई पर्सन जानबूझ के ये एकदम पेपर बनाएगी, नहीं ऐसा पेपर बना देना है कि फेल ही कर देना है सबको, टफ, तो बात अलग है। नहीं तो ईयर के क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड होते हैं। बात समझे? ये पहले भी बोले थे, फिर से बोल दे रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हर चैप्टर का जो ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसी को पहले डिस्कस करेंगे। बात समझे? उससे थोड़ा आदमी वार्म अप भी हो जाएगा। उसके बाद फिर जो नहीं क्वेश्चन आया हुआ ईयर में, वो सब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें तुम देखोगे एक्सरसाइज अगर निकाल लिए होगे तो क्वेश्चन नंबर 13 से जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे काउंसिल एग्जाम में आए हुए दिख रहे हैं ना। और स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, वो इंट्रोडक्शन चैप्टर अगर ढंग से कोई पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन का आंसर बिना ऑप्शन देखे भी तुम्हारे दिमाग में फटाफट आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जिसमें देखेंगे कि बहुत डिफिकल्ट टाइप है उसका ऑप्शन पढ़ के तुमको बताएंगे, और नहीं तो चैप्टर तुमको समझाया गया है। अगर हमको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन का आंसर तो तुम लोगों को जनरली आता ही होगा या डायरेक्ट आंसर बता देने पर भी आंसर समझ में आ जाएगा, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर बता देंगे। बात समझे? तुम लोग बस क्या करना, सिंपली सीरियल वाइज क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 13 से मेरे बुक में काउंसिल एग्जाम का क्वेश्चन दिया है, 13 ही दिया ना तुम्हारे में भी? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूं, अगर पढ़ूंगा तब तो वो लाइन दिख ही जाएगा ना। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा लिखा है कि द टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेयर इज नोन एज, मिला? द टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेयर इज नोन एज व्हाट? मतलब जो डायरेक्टली टैक्स पेड किया जाता है, या सिंपल वर्ड में बोले कि डायरेक्ट टैक्स जो पे किया जाता है, वो क्या होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन में दिया है, देखोगे सी नंबर ऑप्शन में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाँ तुम बात सही बोले, एक्चुअल में ना वो सीरियल ऑर्डर गलत ही है कि 13 के बाद फिर 11 लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, देखो जो 13 के बाद 11 लिख दिया है। इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? तो इनकम टैक्स इंडिया में जो गवर्न होता है वो हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, ऑप्शन बी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज इनडायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। इसमें एक्साइज ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि बाद में ना बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होते हुए जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हम लोगों का आ गया? एक्साइज ड्यूटी। फिर है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिगार्डेड एज, ये अभी डिस्कस किए थे, कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस नाम से जाना जाता है? लोकल अथॉरिटी। ये सेकेंड चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो पर्सन के डेफिनेशन, पर्सन का डेफिनेशन जब पढ़ाया जाता है तो पर्सन के अंदर ही आता है। पर्सन के अंदर कौन कौन आते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल? इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इतने सारे लोग आते हैं पर्सन के अंदर। अब उसमें से भी आपको एक एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि ये पर्सन के किस पॉइंट से रिलेटेड है। तो जैसे यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछा क्या है कि इसमें से कौन, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें से किस पॉइंट से रिलेटेड होगा? तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बोले हम? लोकल अथॉरिटी। फिर है इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, समझे? केंद्र सरकार के द्वारा इनकम टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर है मेरे में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विथ विच टैक्स? इनकम टैक्स होगा, सेकेंड पेज में सी ऑप्शन है।
ठीक है, कि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 किसके साथ डील करता है, इनकम टैक्स के साथ। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स में आता है और प्रोफेशनल टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन, प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था, 1 अप्रैल 1962, है ना। अच्छा, ये यहाँ पे कोई अगर कंफ्यूजन हो किसी के मन में तो वो भी बता दें, कहीं कहीं पर देखोगे 1961 भी आएगा बात। तो 1961 में ना इसका फ्रेमवर्क तैयार हुआ था, 1961 में फ्रेमवर्क तैयार हुआ था, समझ रहे थे, हाँ स्ट्रक्चर तैयार हुआ था या सोचा गया था। अप्लाई कब हुआ इम्प्लीमेंट, 1 अप्रैल 1962 से, बात समझे। फिर है एंट्री टैक्स इज कलेक्टेड बाय, एंट्री टैक्स कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑप्शन बी लोगे इसका, स्टेट गवर्नमेंट। गिफ्ट टैक्स क्या होता है, गिफ्ट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, ऑप्शन ए होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज डायरेक्ट टैक्स, 4 ऑप्शन है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स में आता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। उसमें भी अब सेल टैक्स तो हट गया, सेल टैक्स के जगह ही आया है हम लोगों के पास क्या, जीएसटी। तो 20 का ऑप्शन ए होगा, इनकम टैक्स। 21 में बोल रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विथ विच टैक्स, इनकम टैक्स, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अब एंट्री टैक्स इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बस ऑप्शन को क्या किया है, आगे पीछे करके दिया है, क्वेश्चन वही है। गिफ्ट टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1 अप्रैल 1962, ऑप्शन ए। इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिगार्डेड एज लोकल अथॉरिटी, बस देखो नाम बदल दिया, पहले कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला था, यहाँ पर हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल दिया। द प्रेजेंट एक्ट रिलेटिंग टू इनकम टैक्स इन इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, ठीक है, 62 ही होगा, इफेक्ट कब से हुआ है। गिफ्ट टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। Income Tax Act 1961 deals with which tax? Income tax. Income tax in India imposed by central government. Which of the following is regarded as indirect tax? Excise duty. अच्छा, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर दिया है ना, लेकिन कोई बात नहीं है, जितनी बार रिपीट हो उतनी बार पढ़िए, आपका फायदा है, आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार अगर पूरा पढ़ लोगे रिवीजन होता चला जाएगा, समझे। इसके बाद आगे हमको कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसमें काउंसिल का, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में चले आते हैं। सेकेंड चैप्टर हम लोगों का है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन में आ जाओ और उसके क्वेश्चन देखो, काउंसिल वाले मेरे बुक में 15 से स्टार्ट किया है काउंसिल का, दिखा। थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा अगर जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं उनको, जब तुम्हारा रेसिडेंशियल वाला पार्ट आएगा उसमें थोड़ा समझना होगा, डेज कैलकुलेशन करने होते हैं, तो वहां पर चीजें अच्छी होती हैं। यहाँ पर तो फ्लैट जो लोग चैप्टर को समझा है वो लोग ठीक आंसर दे देगा, हाँ, लेकिन इस वाले चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में तुम लोगों को थोड़ा सेक्शन वगैरह भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कभी कभी दे देता है कि ये जो पॉइंट है ये किस सेक्शन से रिलेटेड है। जैसे 15 से हमारा स्टार्ट हुआ, इसमें काउंसिल का क्वेश्चन देखोगे, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज प्रीवियस ईयर फॉर द इनकम टैक्स पर्पस 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च। हम लोग टैक्स के लिए तो अप्रैल टू मार्च ही फॉलो करते हैं, जिसको फिनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर के लिए भी अप्रैल टू मार्च ही रहेगा। फिर मिस्टर घोष एन एम्प्लॉई ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, एम्प्लॉई ऑफ ए लिमिटेड कंपनी इज रिगार्डेड एज,
मिस्टर घोष एक एम्प्लॉय है एक लिमिटेड कंपनी का, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? एन इंडिविजुअल होगा, तो एक सिंगल पर्सन है, सिंपल, समझे? ऑप्शन सी। फिर नंबर ऑफ हेड्स ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, कितना हेड्स ऑफ इनकम है? 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ए बिजनेस इज फॉर्म्ड ऑन 1 अक्टूबर 24, ठीक है? 1 अक्टूबर को हुआ, 1/10/2024 लिखा है। द प्रीवियस ईयर विल बी, पहले यहां पर एक पॉइंट समझ लेना, देखो इधर प्रीवियस ईयर के बारे में जब पढ़ाया गया था उस समय एक पॉइंट बताई गई थी कि जैसे हम लोग बोलते ये हैं कि जो अभी का साल चल रहा है, जैसे अभी 1 अप्रैल 25 से शुरू हुआ और 31 मार्च 26 को खत्म होगा, तो जो अभी करंट चल रहा है इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मीन्स द ईयर इन विच वी एसेस आवर टैक्स एंड पेड आवर टैक्स। जिस साल हम लोग अपने इनकम का कैलकुलेशन करते हैं और टैक्स पे करते हैं वो हमारा असेसमेंट ईयर है। और इसके ठीक पीछे वाला साल, जिस साल हम लोग इनकम कमाए हैं, जैसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 जो अभी जस्ट खत्म हुआ, ये हम लोगों का होगा प्रीवियस ईयर, जिस साल इनकम हम लोग कमाए हैं। आप समझे? ये जनरली बताया जाता है, लेकिन वहां पर एक पॉइंट और आपको बताया गया था, वो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कोई बिजनेस इसी साल शुरू हुआ, तो अगर इस साल शुरू हुआ तब तो वो कमाई इसी साल से शुरू किया है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? पिछला साल उसका प्रीवियस ईयर नहीं ले सकते, क्योंकि पिछला साल तो बिजनेस था ही नहीं, वो तो उस समय इनकम ही नहीं कमाया हो, समझे? तो जो बिजनेस एकदम न्यू शुरू हुआ है उसका प्रीवियस ईयर उसी टाइम को माना जाता है, उसी साल को माना जाता है। बात समझे? अगर आपको मेरी बात समझ आई तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, फिर से पढ़ रहे हैं। वो क्या बोल रहा है? अ बिजनेस इज फॉर्म्ड ऑन 1/10/2024, द प्रीवियस ईयर विल बी, माने बिजनेस फॉर्म ही हुआ है 1/10/24 को, 1 अक्टूबर 24 को, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? उसके पीछे वाला साल नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय वो बिजनेस था ही नहीं, वही साल लिया जाएगा। मतलब इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखोगे, वो ऑप्शन होगा 1/10/24 से लेकर 31 मार्च 25 तक। किसमें दिया है? बी में। 1/10/24 से माने जिस दिन वो शुरू हुआ उस दिन से लेकर सामने वाले ईयर के मार्च तक, 31 मार्च 24 तक। फिर है म्युनिसिपैलिटी इज रिगार्डेड एज ए लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा, पार्टनर सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर, सैलरी में नहीं आएगा, अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। सी ऑप्शन है कैपिटल गेन, उसमें भी नहीं आता है। डी ऑप्शन होगा इसका, नन ऑफ दीज। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, देखिए अभी जो मैं बोल रहा था सेक्शन वाली बात दिखाई दिया, अब बोल रहा है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टैक्स पेड फॉर द ईयर इज नोन एज, माने जिस साल हम लोग टैक्स पे करते हैं उस साल को हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर, है ना? सेक्शन याद है, मीनिंग याद है, आप ऑप्शन डायरेक्ट देखकर बोल दोगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया असेसमेंट ईयर। फिर नंबर ऑफ हेड्स ऑफ इनकम एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, ये तो अभी बोले था 5। Salary received by a partner from a partnership firm is taxable under income from business। पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस है, उसकी कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही होगी, समझे? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में मेरा दिया है, ए बिजनेस इज फॉर्म ऑन 1/10/23 द प्रीवियस ईयर विल बी, अभी चर्चा हुआ है इसका, है ना? क्या होगा? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ऑप्शन बी।
और फिर एक क्वेश्चन फिर से इसको भी रिपीट किया है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टैक्स पेड फॉर द ईयर इज नोन एज, जिस साल हम लोग टैक्स पे करते हैं उस साल को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। ठीक है, यहां तक है तो यहीं तक रखेंगे। पहले हम लोग ईयर वाला सारा कंप्लीट कर लें हर चैप्टर का, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओगे इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, है ना। इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है ईयर में, लेकिन पढ़िएगा इसको, एक्चुअली ये चैप्टर भी छोटा है, समझे। तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है हम लोगों का, डेली अलावेंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस आर। एमपी वो लोग होते हैं जो केंद्र में सरकार बनाते हैं, सेंट्रल में जो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो लोग स्टेट में गवर्नमेंट बनाते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं एमएलएस, समझे। तो बोला गया है कि जो डेली अलावेंसेस मिलता है एमपी और एमएलए को, उसका क्या होता है। अलावेंस का मीनिंग जिनको नहीं पता उनको बता दें, अलावेंसेस मीन्स अ फिक्स क्वांटम ऑफ अमाउंट which is paid regularly by the employer to their employees to meet day to day requirement। जैसे किसी भी पर्सन को डेली का खर्च बियर करने के लिए जो पेमेंट दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अलावेंसेस, डेली का खर्चा उठाने के लिए, समझे। तो एमपी और एमएलए को जो डेली का खर्च मिलता है वो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, वो टोटल इनकम में आता नहीं है। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ ऑप्शन सी दिख रहा है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17, तो ये ऑप्शन दे देंगे कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड अर्न फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी इज, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा, ये ऑप्शन ए है, समझे। वो जो तुम सोच रहे हो वो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी भी अब एग्जेम्प्टेड नहीं रहा, बोले ना, वो भी टैक्सेबल हो गया है। सर आप बोले थे बाहर में कमाए थे यहाँ दिखाएंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, तुम जिस पॉइंट के बारे में सोच रहे हो ना वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का पॉइंट है, समझे मेरी बात। जैसे तुम अभी इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़े हो तो उससे इसको रिलेट कर लिए। इंसिडेंस ऑफ टैक्स अलग चीज है, समझे, और यहां जिस चीज का चर्चा हो रहा है वो अलग है। यहां आपसे पूछ रहा है कि अगर तुम फॉरेन कंपनी से डिविडेंड पाए, डिविडेंड मान इनकम प्रॉफिट पाए हो, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो इन जनरल व्यू में अगर हमसे पूछा जाएगा, अभी ये सब नहीं पूछा गया है किसके लिए टैक्सेबल होगा किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, ये सब नहीं पूछा गया, सिंपली पूछा गया कोई फॉरेन कंपनी है उससे तुमको डिविडेंड मिला है इंडिया में ना, ये कुछ नहीं बोला है, सिंपली बोला है मिला है। तो हम लोग उतना क्यों सोचेंगे कहाँ मिला कैसे मिला, वहां जाके लिए या नहीं लिए, इतना सोचना नहीं है। सिंपली फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है तो बोले डिविडेंड मिला है टैक्सेबल होगा। अब वो क्राइटेरिया बताएगा तब हम क्राइटेरिया के हिसाब से सोचेंगे, बात समझे। किसी भी चीज को हमेशा सिंपल वे में सोचा करोगे कि सिंपल वे में उसका आंसर क्या होगा, जनरली उसका आंसर क्या होना चाहिए, बात समझे। उसके ऊपर इनकम टैक्स में तो रूल के अंदर भी रूल है, तो हम लोग उतना नहीं घुसेंगे जब तक वो कंडीशन मेंशन नहीं करेगा, बात समझे। सिंपली पूछा फॉरेन कंपनी से पैसा मिला है डिविडेंड टैक्सेबल होगा कि नहीं, बोले हाँ टैक्सेबल होगा, समझे, ऑप्शन ए। फिर हम लोगों का नेक्स्ट पूछा है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन। सुने, ये बात के लिए मैं बोल दूं, मैं पहले भी बताया हूं कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी भी अब टैक्सेबल होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है कब पता है, 2016 में। इधर देखो, ये क्वेश्चन आया 2016 में। तो 2016 में क्या था, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट हुआ करता था अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो इसका आंसर होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, बात समझे। लेकिन ये क्वेश्चन आज के डेट में रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब इसका नियम क्या हो गया है, बदल गया है। अब ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, अब ये भी टैक्सेबल है, समझे। तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो आंसर होगा 10 सबसेक्शन 34।
फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, डेली अलाउंस ऑफ एमपीज एंड एमएलए, ऑप्शन बी है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17। फिर है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनीज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34। बट ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन अब रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब इंडियन कंपनी से पाया हुआ डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है कुछ लिमिट के साथ। फिर है डिविडेंड अर्न फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये तो टैक्सेबल होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद आप लोगों का एक लास्ट चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। आप भैया इसमें जो है बहुत सारे नियम वाली बात आ जाएगी, समझे। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, अभी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी का जो सिलेबस का स्ट्रक्चर है उसमें जो तुम 3 टॉपिक अभी पढ़े, इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन और इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये तीनों मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और सिर्फ अकेला इस चैप्टर से रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाले चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बात समझे। अब वो 10 नंबर का क्वेश्चन फिल इन द गैप्स में कुछ दे, कुछ ट्रू फॉल्स में दे, कुछ असर्शन एंड रीजन में दे, कुछ ये ऑप्शन अल्टरनेटिव वाला एमसीक्यू बना के दे, बात समझे। किसी भी तरीके से देगा, लेकिन अगर ये चैप्टर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम ये सोच कर जा सकते हो एग्जाम में कि तुमको 10 नंबर का इससे क्वेश्चन मिलना चाहिए, अगर कोई रूल के हिसाब से बनाया पेपर तो। अब मान लीजिए नंबरिंग काउंसिल वाला काउंट नहीं किया, सोचा बना देते हैं देखकर, तो फिर अलग बात है, तब तो हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा, उस समय हमको मत कोसने लगना, बात समझे। मैं जो तुमको बता रहा हूं वो एज पर काउंसिल के नियम बता रहा हूं। अच्छा, इसमें हमारे क्वेश्चन जो है वो काउंसिल एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, देखा। तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। नियम इसके तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे भाई, समझे। एन इंडिविजुअल of Indian origin living outside India came to visit in India and want to be a resident, then he has to present in India at least for what period? पहले लाइन समझ में आया। बोला एक आदमी है इंडियन ओरिजिन का है जो इंडिया के बाहर रहता है, लेकिन इंडिया आया है विजिट के लिए। विजिट पर्पस के लिए आने वाले व्यक्ति पे 60 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होता है, तो उसको रेसिडेंट होने के लिए 182 डेज ही रहना पड़ेगा, तो ऑप्शन 1 होगा, है ना। रूल अगर याद है आंसर सही दे देगा लोग, दे लो आराम से। नेक्स्ट देखिए, इसमें अब तुम्हारा वो रेसिडेंशियल और इंसिडेंस वाला रूल सोचा जाएगा एक एक पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे में, पेंशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल टू। अब पेंशन रिसीव की हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अभी सोच के देखो, तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर पेंशन रिसीव किए हो, इसका मतलब तुम्हारा अर्न कहाँ हुआ है, इंडिया में, समझ रहे हो। और इंडिया में अगर अर्न होता है तो हर स्टेटस वाले को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट, समझ रहे हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल, A to C। उसके बाद है मिस्टर घोष एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए भी जो लोग जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए भी अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर गया है अपने प्रीवियस ईयर में, तो उनके ऊपर भी 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, समझ रहे हो। अगर आपको नियम याद है, लाइन पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में वो क्लिक कर जाएगा। अब बोल रहा है कि ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट,
उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट बोलेंगे कब? इफ ही स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 फॉर, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है तो उस पर 60 डेज तो लगेगा नहीं, 182 डेज लगेगा। अब अगर 182 डेज वो पूरा कर दिया तब तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है कब वो रेसिडेंट नहीं होगा, तो मतलब अगर वो 181 डेज रहा तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंडीशन पूरा नहीं कर पाया और वो नॉन रेसिडेंट होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 181 डेज। सी है ऑप्शन। फिर while determining the residential status of an individual, his period of presence in India should be। इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या कोई आदमी इंडिया में अगर रहता है तो रेसिडेंट होने के लिए उसको क्या कंटिन्यू रहना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एट वन प्लेस, एक ही जगह पे रहना पड़ेगा। मतलब एक ही जगह मतलब एक ही गांव, एक ही कस्बा, एक ही शहर, कहीं पर भी। फिर है कंटिन्यूअस एंड एट वन प्लेस, माने कंटिन्यू भी रहना पड़ेगा और एक ही जगह पर रहना पड़ेगा। और चौथा ऑप्शन है नीड नॉट बी कंटिन्यूअस एट वन प्लेस। सुने, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर तुमको इंडिया का रेसिडेंट होना है, अब सपोज करो तुम 182 डेज इंडिया में प्रेजेंट हो रहे हो, तो तुम्हारा एक ही जगह पे रहना और कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं है। जैसे ऐसा भी हो सकता है तुम अप्रैल में यहाँ रहे 30 दिन, फिर मई जून जुलाई बाहर चले गए, फिर अक्टूबर में आए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी रह गए, फिर फरवरी में चले गए। इंडिया के अंदर ही था? नहीं, इंडिया के बाहर चले गए, फिर वापस आए 15 फरवरी को और 15 फरवरी से 31 मार्च तक इंडिया में रहे। मतलब 365 दिन में 182 डेज कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं है। तुम आए गए हो सकता है इंटरवल, लेकिन बस 182 डेज तुम्हारा प्रीवियस ईयर में होना जरूरी है। बात समझे? और एक ही जगह पर भी होना जरूरी नहीं। जैसे तुम कोलकाता में हो तो जरूरी नहीं कि कोलकाता में ही है। हम 2 महीना कोलकाता में, 2 महीना यूपी में, 2 महीना चंडीगढ़ में, 2 महीना अमृतसर में, कहीं भी घूम घूम के भी रह सकते हैं। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में वही चीज पूछा था कि क्या कंटिन्यूअस रहना जरूरी है, क्या एक ही जगह पे रहना जरूरी है। लेकिन हम लोग ऑप्शन डी देंगे कि कंटिन्यूअस रहना भी जरूरी नहीं है और एक ही जगह पे रहना भी जरूरी नहीं है। बात समझे? फिर है मिस्टर दास स्टेड इन इंडिया फॉर 70 डेज इन द प्रीवियस ईयर 24-25 and also stayed for more than 365 days in the preceding 4 previous year. He stayed in India for 600 days in a preceding 7 previous year. His residential status in the previous year 24-25 will be। क्या होगा? सुनिए, वो 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहा है और पीछे के 4 साल में 365 भी रहा है, तो वो एक बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया। अब कोई पर्सन अगर एक बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया मतलब वो रेसिडेंट हो गया। लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए 2 एडिशनल कंडीशन पूरा करना पड़ता है। वो 2 एडिशनल कंडीशन क्या है? पीछे के 10 सालों में उसको 2 में रेसिडेंट होना होगा और पीछे के 7 प्रीवियस ईयर में उसको 730 दिन या उससे ज्यादा प्रेजेंट रहना पड़ेगा। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पीछे के 7 सालों में वो कितना दिन प्रेजेंट है? 600 दिन। समझ रहे हो? तो वो बेसिक कंडीशन तो पूरा कर दिया 60 डेज वाला, लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरा नहीं कर पाया। इसलिए हम बोलेंगे कि वो रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रॉय एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन टूर। He will be treated as non-resident for the assessment year 25-26 if he stayed in India during the previous year for 50 days। देखिए 50 डेज अगर कोई प्रेजेंट है तो वो तो दोनों में से कोई कंडीशन पूरा नहीं किया, न 182 डेज वाला किया ना 60 डेज वाला किया। बात समझे? तो नॉन रेसिडेंट होना तो बहुत आसान है। कोई पर्सन अगर इंडिया में 50 डेज है तो वो तो दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। 50 डेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी may differ from one previous year to another।
माने किसी भी आदमी का रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल बदल सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका दिया हुआ वही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज ascertained ऑन द बेसिस ऑफ हर और हिज सिटीजनशिप नहीं, एज, टोटल इनकम नहीं, नंबर ऑफ डेज स्टेज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। समझे? किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस तुम कैसे निकालते हो? डेज के हिसाब से ही तो कैलकुलेट करके निकालते हैं, है ना? तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर के बासु एन इंडियन सिटीजन, he went to America for the first time on 10th August 2024 and came back 11th November 2024. His resident status for 24-25 will be, रेसिडेंशियल स्टेटस उसका क्या होगा 24-25 में? ठीक है, इसके लिए तुमको डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कब गया है फर्स्ट टाइम? 10 अगस्त 2023 को, 2024 को, है ना? एक बार यहाँ पर डेज काउंट करना। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे में, 22 10 अगस्त को गया है ना? मतलब वो अप्रैल में पूरा रहा, मई में भी रहा, जून, जुलाई, अगस्त में चला गया था ना? अच्छा, जिस दिन आता है और जिस दिन जाता है वो डेज भी काउंटिंग में लिया जाता है। कब वो गया है अगस्त में? 10 अगस्त को, है ना? तो हम लोग अगस्त का भी 10 दिन काउंटिंग में लेंगे। अप्रैल में कितना होता है? 30, मई कितने का होता है? 31, जून, जुलाई, इतना तो वो रहा। अगस्त में चला गया, फिर वापस कब आया? 11 नवंबर को। नवंबर होता है हम लोगों का 30 का महीना, समझे? तो नवंबर से फिर काउंट कर लो। नवंबर में वो कितना दिन रहा? 11 को आ गया ना, तो 20 दिन रहा, 11 से 30 तक। दिसंबर फिर होता है 31 का, है ना? जनवरी फिर होता है कितने का? 31 का। ये देख के लग रहा 182 डेज हो जाएगा। फैब फिर कितना होता है? 28 का। मार्च फिर कितना का होता है? 31 का। समझे? वो गया था कब? 11 नवंबर को, नहीं 10 अगस्त को गया था, तो 10 अगस्त तक लिए। अप्रैल से तो इंडिया में था, तो अप्रैल से लेके 10 अगस्त तक था, फिर चला गया तो नहीं लिए। वापस फिर कब आया है वो? 11 नवंबर को। तो नवंबर से लेकर फिर वो इंडिया में प्रेजेंट था, मार्च तक पूरा काउंटिंग लिया जाता है। समझ रहे हो? तो डेज ये जितना भी लिए हैं उसको एक बार काउंट करके देख लो, टोटल कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 7 30 करके लेंगे तो 7 या 21, 210। उसके बाद 28 में ये 2 दे देंगे तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद 20 और 30 ये है, और फिर 1 2 3 दिन ये एक्स्ट्रा। टोटल जोड़कर, जोड़ने का जरूरत ही नहीं है, दिख ही रहा है कि तुम्हारा 182 डेज से ज्यादा है। बात समझे? तो उस समय एमसीक्यू क्वेश्चन में ना इतना दिमाग प्रॉपरली मत लगाना कि कितना दिन रहा। तुमको दिख गया ना कि वो 182 डेज से ज्यादा है। बात समझे? मतलब ये जो आ रहा है वो तो तुम्हारा 182 डेज से ज्यादा दिन आ रहा है। बात समझे? तो अगर 182 डेज से ज्यादा दिन इंडिया में प्रेजेंट है तो वो तो रेसिडेंट हो गया। और ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ही वेंट टू अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गया है। इसका मतलब पीछे के सालों में तो वो हमेशा इंडिया में रहा होगा। तो अगर कोई पर्सन हमेशा ही इंडिया में रहा है तो वो दोनों एडिशनल कंडीशन भी पूरा कर देगा, क्योंकि उसको
एडिशनल कंडीशन में क्या चाहिए, 10 में से 2 में रेसिडेंट होना है और पीछे के 7 सालों में 730 दिन प्रेजेंट होना है। तो जब वो हमेशा इंडिया में ही रहा तो वो तो सारा कंडीशन पूरा कर देगा। मतलब ये रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, ए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेच्युटी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल टू। ग्रेच्युटी रिसीव क्या, ग्रेच्युटी एक लमसम अमाउंट होता है जो किसी भी इंप्लॉय को दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, समझे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर पाया है तो वो तो अर्न यहाँ हो गया, और यहाँ कोई भी इनकम अगर अर्न हुआ है, ये पॉइंट याद है ना, इनकम अगर इंडिया में कमाए या इंडिया में इनकम अगर पाए तो तुम्हारा स्टेटस कुछ भी हो, ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, नॉन रेसिडेंट हो, सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर सेपरेटली। हर साल सेपरेटली निकाला जाता है, समझे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन, फर्स्ट टाइम ही वेंट टू इंग्लैंड on 1st January 2020, taking an employment in British company for 3 years. ये पर्सन चला गया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, बोल रहा था completion of his tenure of his service, he came back to India permanently from England on 3rd February 2024. दिखा मतलब वो गया था 2021 में और 3 साल वहां काम किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था, फिर वापस आया, कब आया, 3 फरवरी 2024 में, समझे। और बोल रहा है हिज रेसिडेंशियल स्टेटस 24-25 का निकालो, तो 3 फेब को अगर आया है तो वो इंडिया में कितना दिन रहा, मार्च का 31 दिन और फैब का 26 दिन। फैब में ही तो आया, तो फैब में 3 तारीख से अगर जोड़ लो तो 26 दिन फैब का और मार्च का 31 दिन, 26 और 31 कितना होगा, 57। तो वो तो बेसिक कंडीशन पूरा ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका स्टेटस क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया देन ही शुड स्टे एटलीस्ट 182 डेज। फिल इन द गैप्स में दे दिया ये। अच्छा हाँ, ये बात भी ध्यान में रखना, जैसे हम लोग ऐसे ऑप्शन वाला पढ़ रहे हैं एमसीक्यू, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही दे, यहीं से उठाकर फिल इन द गैप्स में भी दिया जा सकता है। जैसे यही वाला क्वेश्चन में देखे बीच में डैश कर दिया कि एक इंडियन ओरिजिन का आदमी है, इंडिया में विजिट करने के लिए आया है, तो रेसिडेंट होने के लिए उसको इंडिया में एटलीस्ट कितना दिन रहना पड़ेगा। तो विजिट के लिए जो लोग आता है उस पर तो 60 डेज वाला अप्लाई नहीं होता, तो एक ही कंडीशन अप्लाई होगा 182 डेज वाला, एटलीस्ट 182 डेज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, इफ ए पर्सन सेटिस्फाई द कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बट ही डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 देन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज। ये क्या पूछ रहा है पता है, कि कोई भी एक पर्सन एक बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरा नहीं किया। तो अगर आप बेसिक कंडीशन पूरा कर देते हो तो आप रेसिडेंट बन जाते हो, लेकिन एडिशनल कंडीशन अगर पूरा नहीं करते तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन नहीं पाते। बात समझे, तो रेसिडेंट तो ये होगा बट ऑर्डिनरी नहीं होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इफ फॉरेन कंपनी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया देन इट्स इनकम फ्रॉम बिजनेस विल बी टैक्सेबल अंडर। अगर मान लो फॉरेन में कोई कंपनी है, तो अभी पॉइंट पढ़े थे ना इंसिडेंस ऑफ टैक्स का, कि कमाई हो रहा है इंडिया के बाहर, रिसीव भी हो रहा है इंडिया के बाहर, लेकिन बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो उसमें 2 लोगों को देना पड़ता है, ऑर्डिनरी को और नॉट ऑर्डिनरी को। नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए में रेसिडेंट है, बी में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है, और सी में है बोथ 1 and 2। तो इसमें जो सी वाला पॉइंट है
वो होगा, क्योंकि 2 को देना पड़ता है और नॉन रेसिडेंट को इसमें टैक्स नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी ये आया था। ऑप्शन बी होगा इसका, में डिफर फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर, मतलब हर साल चेंज हो सकता है। पेंशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टैक्सेबल टू, ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट हुआ है, इसमें भी बोला गया था। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फिर है मिस्टर बासु एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, he will be treated as resident for the assessment year if he stayed in India during the previous year। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ अभी, है ना। क्या आंसर होगा 182 डेज। फिर मिस्टर रॉय एन इंडियन सिटीजन, he went to America on 10th अगस्त, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। हाँ, मैं दिया है नेक्स्ट पेज में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ठीक है, आराम से बैठ जाओ भाई, शांति से, थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। और भी कुछ क्वेश्चन है, 2-4 देख लें हम लोग इसको। तो नेक्स्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नंबर ऑफ डेज स्टेज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, समझे, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग एज के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर, इन सब के बेस पर नहीं निकालते हैं। आप इंडिया में कितना दिन प्रेजेंट हो रहे हो, इसके बेस पे निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर दत्ता स्टेड इन इंडिया फॉर 72 डेज इन द प्रीवियस ईयर 24-25। He also stayed for 380 days in the preceding 4 years। ठीक है, तो एक बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया। He stayed for 620 days in the 7 previous year। ये क्वेश्चन भी अभी आया, देखिए बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया तो रेसिडेंट हो गया, लेकिन एडिशनल वाला पूरा नहीं कर पाया। शुरू में ध्यान दिए थे, ये क्वेश्चन भी अभी डिस्कस हुआ है जस्ट, तो ये होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और फिर if an Indian origin visit India, then he or she should stay, कितना दिन के लिए रहेगा, एटलीस्ट 182 days in India for being resident in India for the previous year। विजिट पर्पस के लिए आया तो कम से कम 182 डेज इंडिया में प्रेजेंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए पर्सन सेटिस्फाई द कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बट डज नॉट सेटिस्फाई अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है, दिख रहा है ना ज्यादातर, लेकिन हम लोग लास्ट तक देखेंगे, क्या पता कुछ नया मिल जाए। इसमें क्या बोला, एक पर्सन बेसिक कंडीशन पूरा किया बट एडिशनल कंडीशन पूरा नहीं किया, तो रेसिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ए। ठीक है, इसके बाद देखो डायरेक्ट नीचे हमारा 43 में आया है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैलकाटा यूनिवर्सिटी इज रिकॉर्डेड एज, ना ये होगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी इज एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, समझे। उसके बाद है इन विच असेसमेंट ईयर विल द इनकम ऑफ ए बिजनेस विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम 10/1/25 इज चार्ज। तो इसका ऑप्शन 10/1/25 में स्टार्ट हुआ है ना बिजनेस, तो 25/26 में चार्ज होगा, तो ऑप्शन सी 25/26। फिर है प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया but accrued and received outside India is non-taxable in the hands of non-resident। जैसे बिजनेस इनकम अर्न हुआ है और रिसीव हुआ इंडिया के बाहर, लेकिन कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो इस केस में 2 ही लोगों को देना पड़ता है, ऑर्डिनरी को और नॉट ऑर्डिनरी को। नॉन रेसिडेंट को नहीं देना पड़ता है,
और क्वेश्चन में यही पूछा है कि किसको नहीं देना पड़ेगा। बात समझे? तो इसका आंसर होगा नॉन रेसिडेंट। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी may differ from one previous year to another. Option B. Mr. Johnson, an American citizen, came to India for the first time during the previous year 24-25. He will be treated as non-resident. तो किसी को भी non-resident कब बोलेंगे? जब वो अमेरिकन सिटीजन है, इंडिया में आया है ना, फर्स्ट टाइम आया है, समझे? तो उसके ऊपर दोनों कंडीशन लगेगा। तो अगर वो 181 डेज यहाँ रहेगा तो हम लोग उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इफ फॉरेन कंपनीज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया then its income from business will be taxable under। फॉरेन कंपनी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो दोनों को देना पड़ता है, रेसिडेंट को भी और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी। तो ऑप्शन सी होगा इसका, बोथ एंड बी। पेंशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया इफ द इंडिविजुअल इज। अगर इंडियन गवर्नमेंट से पेंशन मिला है तो उस पर सबको टैक्स देना पड़ता है, ऑर्डिनरी को भी, नॉट ऑर्डिनरी को भी और नॉन रेसिडेंट को भी, क्योंकि अर्न कहाँ हो गया इनकम? इंडिया में। और इंडिया में अगर अर्न हुआ है तो तुम्हारा स्टेटस कुछ भी रहे, तुमको सब केसेस में टैक्स देना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज होगा इसका। और एक लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, मिस्टर सेन ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया फॉर 70 डेज। ओके और आगे बोल रहा है कि पीछे के 4 सालों में, मतलब 70 दिन तो रहा है इंडिया में प्रीवियस ईयर में, और पीछे के 4 सालों में 365 दिन भी रहा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ, नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ दिख रहा है। तो बोल रहा है उसका स्टेटस क्या होगा? ना 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 ना, नॉन रेसिडेंट होगा। क्यों नॉन रेसिडेंट होगा? यहाँ देखिए, लाइन देखिए क्या बोला है, इंडियन ओरिजिन का आदमी और इंडिया में विजिट करने के लिए आया है। वो लाइन बार बार भूलना मत, एक्सेप्शन वाला, कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया आया विजिट करने के लिए, तो उसके ऊपर तो 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगा। उसको अगर रेसिडेंट होना है तो उसको 182 डेज वाला कंडीशन ही पूरा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो वो 60 डेज वाला कंडीशन पूरा कर दे रहा है, लेकिन वो तो उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा। उसके ऊपर अप्लाई होगा सिर्फ 182 डेज, और 182 डेज वाला ये पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर में 70 दिन ही है। बात समझे? इसलिए इसका स्टेटस क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। बात समझे? आपका जो सिस्टम बनाया हुआ है ना एमसीक्यू वाला, उसमें तुमको कोई चीज रटना नहीं है, यानी कोई भी रूल रटना नहीं है, लेकिन रूल को दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग को रटना इसलिए नहीं है क्योंकि हम सजा सजा के लिखना नहीं है, लेकिन दिमाग में तो होना चाहिए कि जैसे हाँ 3 आदमी ऐसा है जिसके ऊपर 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, वो तो दिमाग में होना चाहिए। और जैसे ये लाइन पढ़े कि इंडिया में विजिट करने के लिए आया है, इंडियन ओरिजिन का आदमी है, तो इसके ऊपर 60 डेज वाला कंडीशन लागू नहीं होगा। अब अगर ये 60 डेज वाला पूरा कर भी दिया तो भी हम लोग इसको रेसिडेंट बोल नहीं सकते हैं, समझे? क्योंकि इसको सिर्फ 182 डेज वाला करना पड़ेगा, जो कि ये कर नहीं पा रहा है क्योंकि ये अपने प्रीवियस ईयर में सिर्फ कितना दिन प्रेजेंट है? 70 दिन। बात समझे? तो अभी हम लोग यहां तक रखते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो अब हमारा अदर्स पार्ट है, जैसे फिल इन द गैप्स वाला, ट्रू फॉल्स वाला, मैचिंग वाला, इन सब के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है?